क्या रहा? कल आपने जो स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करने को बोले थे, जी। इट्स नॉट फुली डन, बट ये समझ में आता है कि आई माइट बी रॉन्ग, बट दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन कि हम स्पेशली फ्रेंड्स सर्कल जो हमारा रहता है, ऑफ कोर्स हम उनसे भी सीखते हैं, बट वहाँ पे उतने कंप्लेंट्स नहीं रहते हैं। अगर कंप्लेंट्स रहते हैं तो हम छोड़ के चले जाते हैं रादर, और यू मूव ऑन विद अदर ग्रुप या समथिंग। लेकिन जब क्लोज रिलेशंस या हस्बैंड या चाइल्ड, ये जो रिलेशंस होते हैं, हम हमारे जो पॉइंट्स, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस नहीं बोल सकते हैं, बट व्हाट वी हैव कम टू लर्न, वो ऑपोजिट पर्सन में एक्सेस में होती है वो क्वालिटी, और वो कंप्लेन के तौर पे हम बोलते हैं बिकॉज इट डजेंट एग्जिस्ट इन अस, या हमारे प्रिंसिपल के एकदम ऑपोजिट रहता है वो। बट समझ में आ रहा है कि हाउ द बैलेंस टेक्स प्लेस व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर स्ट्रेंथ्स, और उसको सीख के, आई मीन ये एक ओवरऑल ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सेल्फ लव बहुत अच्छा आता है और हमको खुद को नहीं आता है, तो हम उनको सेल्फिश बोलने लगते हैं स्टार्टिंग में, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू फोकस ऑन आवर सेल्फ रादर। लेकिन बाद में जब आप उनके स्ट्रेंथ के तौर पे उसको देखते हैं, देन यू लर्न इट एज ये सेल्फ केयर और सेल्फ लव है। जब हम खुद वो सीखने लगते हैं तो कंप्लेंट्स रुकते हैं एंड द बैलेंस स्टार्ट्स हैपनिंग। ऐसा एक थॉट प्रोसेस कल चल रहा था। ऐसा। तो मतलब मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि हमारे यहाँ जो शादी का प्रक्रिया होती है उसमें वो दो सोल को एक कर देते हैं। तो वो एक करने के बाद में जो है वो दो दिखने में अलग अलग होते हैं, वो एक्चुअली एक होते हैं। तो अगर आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को लिस्ट डाउन करना शुरू करेंगे तो यू टेंड टू नो ईच अदर बेटर। पहला पार्ट तो एक यही बैठता है। मतलब हमें स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करना है, वीकनेसेस जो हैं वो हमारी उस स्ट्रेंथ के लिए हैं। जैसे मैंने इसको जब पहली बार स्टडी करा था तो उसको मैंने एग्जाम्पल दिया गुलाब के फूल के जैसा, कि गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, बट यू कैनॉट कॉल कांटा एज वीकनेस बिकॉज दैट इज ए प्रोटेक्टिव टूल फॉर द प्लांट। कि आते जाते, क्योंकि फ्लावर के अंदर स्मेल, मतलब बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है गुलाब के फ्लावर की। तो गुलाब का फ्लावर पे अगर फ्रेग्रेंस रहेगी तो उसमें कोई भी जानवर उसको आके खा सकता है, क्योंकि टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। बट क्योंकि उसमें कांटे होते हैं तो वो उसके प्रोटेक्शन के तौर पे काम करता है, इसलिए कोई भी जानवर जो है वो रैंडमली गुलाब को आते जाते खाता नहीं है। क्यों? क्योंकि कांटे चुभेंगे। तो कांटा गुलाब की वीकनेस नहीं है, कांटा गुलाब की स्ट्रेंथ है, बट वो परसीव्ड एज वीकनेस है। तो जो स्ट्रेंथ का परसेप्शन जो है दैट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस। इसमें आप जितने भी एस्पेक्ट्स को देखेंगे आपको हर जगह वो पॉइंट पता चलना शुरू होगा। तो सबसे पहले तो स्ट्रेंथ को नोट करना जरूरी है। तो देखने का तरीका कैसे होना चाहिए कि आप सामने आज हस्बैंड वाइफ के तौर पे काम करें तो आप अपनी वीकनेसेस की लिस्ट बनाएं और हस्बैंड की स्ट्रेंथ की लिस्ट बनाएं। फिर अपनी स्ट्रेंथ की लिस्ट बनाएं, फिर हस्बैंड की वीकनेस की लिस्ट बनाएं। तब आपको पता चलेगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ इस वीकनेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, ये वीकनेस मेरे उसको मतलब कोलैबोरेशन में जाने के बाद वो भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे गुलाब का फूल है और कांटा है तो वो दोनों मिलकर जो है वो गुलाब की रक्षा में काम कर रहे हैं। तो एक तरफ से ब्यूटीफाई हो रहा है, एक तरफ से प्रोटेक्ट हो रहा है। तो sorry, तो अगर मैं इस तरीके से ध्यान करूंगा तो मेरे को ज्यादा आसानी होगी। तो मुझे अपनी वीकनेस सबसे पहले लिस्ट डाउन करनी चाहिए, फिर दूसरे की स्ट्रेंथ। तब आप उसे गुलाब और कांटे के तौर पे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा इस वजह से ये हुआ, क्योंकि इट इज अ कंप्लीट चेन रिएक्शन। आप, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, उनके पेरेंट्स, उसके बाद आप और आपके हस्बैंड, उसके बाद आपका बेटा, ऐसे करके तो एक कंप्लीट चेन चली आ रही है ना कब से। तो इट इज ए परपीचुअल इवेंट। तो परपीचुअल इवेंट में क्रिएशन का डिसीजन तो डिवाइन होगा ना। हम कितने सारे लोगों को ऐसे देखते हैं जो बड़ी सी मेबैक, मर्सिडीज की भी मेबैक कार टाइप में जिसमें वो बैठ के आ रहे हैं, और वो
जो लड़की है, शी शी डजंट हैव अ चाइल्ड, और जब वो अपना गाड़ी की विंडो से भिखारी को पैसे दे रही है रेड लाइट के ऊपर, तो वहां पर वो जो भिखारी जो महिला जो है, उसकी गोदी में एक सुंदर सा बच्चा है। मतलब बच्चा तो कोई भी सुंदर ही होगा, उसको आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा कोई खराब है। तो उसकी गोदी में बच्चा है, तो उसको पता चलता होगा कि देखो, क्रिएशन का प्रिंसिपल मेरे से कंट्रोल नहीं है। मैं फिनेंस को कंट्रोल कर सकती हूँ, क्रिएशन के प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइन प्रोसेस है, किसके होगा किसके नहीं होगा। क्योंकि जब डॉक्टर्स कहते हैं कि हम आईवीएफ से सक्सेसफुल करा देंगे, तो वो भी नहीं होता। कितनी बार लोगों के आईवीएफ फेलियर होते हैं। तो ये डिवाइन कंट्रोल्ड है। आदमी हमेशा उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है जो डिवाइन कंट्रोल करता है, नहीं मैं उसकी डोमेन को चैलेंज करता हूँ। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस हो गया कि आप डिवाइन प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हो। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है पूरे प्रोसेस का, कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें हम डिवाइन सर्कल की तरफ देखने का कोशिश करें कि डिवाइन क्या कर रहा है। जब उस डिवाइन प्रोसेस में, अब डिवाइन जो है वो स्ट्रेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, क्योंकि उसके पास अकेले एक कपल नहीं है, उसके पास हजारों कपल है। तो उसको जो है स्ट्रेंथ का बेसिस बनाना है। तो वो बेसिस कैसे बनाता है? इतने सुर इतने असुर। तो वो उस हिसाब से जो है, जो थॉट जिधर भी बैलेंस कर रहा होता है, वो उस बैलेंस को टारगेट करता है। पूरा आयुर्वेद बैलेंस के ऊपर ही बेस्ड है कि वात पित्त कफ जो है, इसको जब तक ये बैलेंस स्टेट में रहेंगे, तब तक ये फंड जनरेट करेंगे। शरीर का जो फंड, मतलब शरीर की जो हेल्थ है, वो जनरेट होती रहेगी जब तक ये तीनों बैलेंस है। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर कोई इम्बैलेंस हो रहा है, तो इम्बैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज जिधर भी, जैसे तराजू में कम या ज्यादा होता है, वो चीज अगर नहीं होती तो उसको बढ़ा देते हैं। और मैं अपना बताऊं, मेरा जब ये पूरा स्पिरिचुअल जर्नी चल रहा था, उस टाइम तक मेरे को सीवियर एस्थमा की प्रॉब्लम थी। बहुत सीवियर, क्रोनिक, बिल्कुल ऐसा था कि एकदम से उखड़ जाता था, और मुझे पता भी बहुत सडनली चला कि एकदम ऐसा हो गया। और राजधानी में ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे गुरुजी के यहाँ जा रहा था, रास्ते में जो है एकदम 3 बजे करीब, वो वहां पे वो कर्टन में कोई एलर्जी हुई होगी, या कंबल जो मिलता है राजधानी में उसमें कोई एलर्जी, ऐसी चीज होगी तो मुझे एलर्जी को, और सडनली मेरी सांस उखड़ गई। अब मैं 3 बजे राजधानी में बैठ के किसको क्या बोलूं? तो राजधानी में भी एसी टू टायर में ही था मेरा, हाँ। तो मैंने क्या करा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे सांस आ रही है, मेरे पास कोई दवाई नहीं थी, कोई तरीका नहीं था। तो वो राजधानी के जो दो कंपार्टमेंट जिस जगह जुड़ते हैं, वहां पर बहुत तेज हवा होती है। थोड़ा सा पार्ट होता है, बहुत तेज हवा होती है उस जगह। तो मैं वहां जाकर खड़ा हो गया, और उस एरिया में अपना मुंह रख दिया जहां पर कि वो बहुत तेज हवा आ रही थी। और मैं सांस लेने लगा, और बस मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था कुछ भी। तो चलता रहा चलता रहा। एक बार हो गया, फिर अपनी सीट पे गया, फिर मुझे वैसे ही अटैक हुआ। करते करते 3 बजे से लेकर सुबह 5, मतलब लिटरली मेरी स्थिति थी कि दिसंबर या जनवरी का महीना था, पीक विंटर्स थे, और मैंने अपने सारे कपड़े खोल रखे थे। और मतलब वो मुझे कैसे भी करके जो है वो आराम आ जाए। पर वो 4 घंटे मेरे बहुत खराब बीते। खैर, मैं उसके बाद मेरे गुरुजी के यहाँ पहुंचा, बैठा, बात बात करी, चाय वाय पी। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो है, अच्छा, उस उन दिनों में एस्थेलिन भी यूज कर रहा था। तो मैंने रात को एस्थेलिन भी यूज करा, तो भी मुझे आराम नहीं आया। खैर, मैं गुरुजी के यहाँ पहुंचा, तो पहुंचने के बाद बात बात हुई। मैंने कहा मेरी तो यात्रा बहुत खराब रही, पता नहीं कौन से मुहूर्त में निकला, पूरी रात रात परेशान रहा। क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे ऐसे अस्थमा, अस्थमा का अटैक हुआ। अरे, तो अभय मुद्रा लगा लेनी थी ना। मैंने कहा जी, ये क्या होती है? तो उन्होंने बोला कि ये हाथ जो है, इसको ऐसे करो, ये वाली रिंग फिंगर जो है इसको ऐसे कर लो, वो इंडेक्स फिंगर को थंब के नीचे कर दो। तो इस प्रकार से ये अभय मुद्रा होती है। तो दोनों हाथों से अभय मुद्रा लगा के सीट पे बैठ जाता, तो सारा वो शांत हो जाता। मैंने कहा पता नहीं ये कैसी बातें कर रहे हैं। खैर, उस दिन से मैंने क्या करा,
मैं वहां पर एक हफ्ते करीब रुका था, तो वहां पे कोई मुझे औषधि वगैरह भी मिली थी खाने के लिए। बट मैंने उस दिन से क्या कर लिया कि मैं एस्थेलिन को अपने सामने टेबल पे रखता जब मुझे अटैक होता, और सामने रख के बैठता और अभय मुद्रा लगा लेता, बिकॉज आई वॉजेंट श्योर कि मैं ये चीज झेल पाऊंगा नहीं झेल पाऊंगा। अब वो अभय मुद्रा में लगाकर और मैं अपना सांस के ऊपर ही ध्यान करता, और 1 मिनट तक मैं अपने ब्रीदिंग को ही ऑब्जर्व करता रहा। पहले 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, ऐसे करके धीरे धीरे वो टाइम निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है। बट आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ टाइम वो प्रोसेस रिवर्स होना शुरू हो गया धीरे। और मैंने बिल्कुल फिक्स कर रखा था कि अगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं तुरंत एस्थलिन ले लूंगा। बट वो लगातार इस प्रोसेस को करने के बाद मेरे को आज तक कभी दोबारा जरूरत नहीं पड़ी। ये मेरी लाइफ का पहला इंसिडेंस है जो मुझे पता चला कि नॉलेज इटसेल्फ इज ए प्रोटेक्टर टूल। तो अगर मेरे पास सही नॉलेज होगी तो मैं ऐसी स्थिति में भी अपनी रक्षा कर सकता हूँ, बिकॉज यू कैन नॉट गेन एवरीथिंग फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। भाई जब तक एस्थेलिन नहीं है, मेरे को नहीं है, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, तो मुझे उस प्रॉब्लम से अपने आप को बचाना है। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो इतना ठोस होना चाहिए कि किसी भी अवस्था में हो सके। अब ये पॉइंट समझ में आया, ये एक पार्ट था जो मेरी लाइफ में मैंने देखा कि विच विच प्लेड अ वेरी मिराकुलस रोल इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट की मेरी सोच में बदलाव आया, कि जहां पर कि एक डॉक्टर मुझे कह रहा है कि ये चीज है। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरे बेटे को भी अस्थमा की प्रॉब्लम हुई। बेटा उस समय शायद 2 या 3 साल का था, आई थिंक लाइक दैट। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको बोला, रे इसको तो बच्चे को जो है अस्थमा हो गया है, तो इसमें तो और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ये पहले का है, जो बेटे को हुआ था वो पहले हुआ था, मेरा वाला बाद में पता चला था, आफ्टर सम 5-7 ईयर्स और मे बी मोर। तो जब बेटे को हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा अरे इसको तो एस्थमा है, तो आप तो इसको जो है वो एस्थेलिन दीजिए। तो उसने पफ दे दिया वो। तो आरती अकेली गई थी अनिरुद्ध को लेके, तो आरती ने मुझे फोन करा कि डॉक्टर साहब ऐसा कह रहे हैं, तुम जरा इधर आ जाओ। मैं पहुंचा, तो उसने बोला कि देखिए इनको ये एलर्जी है, बच्चों में एलर्जी होती है, कोई ऐसा वो नहीं है, और ये कुछ केसेस में समय के साथ सबसाइड भी कर जाती है, कुछ केसेस में ये एग्रीवेट हो जाती है। तो आप ये बच्चे को जो है ये एस्थेलिन दे दो, पफ दे दो, और ये जैसे जैसे यूज करता जाएगा इसको ये प्रॉब्लम वो नहीं होगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब सुनो मेरी बात, मेरे को जो है इस बात से कतई प्रॉब्लम नहीं है कि इसकी बीमारी बढ़ेगी या घटेगी, मेरे को इसे एस्थेलिन नहीं देना। तो बोले आप कैसी बातें कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे होकर और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा जी ये बच्चा बचे या मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे बैसाखी वाला बच्चा नहीं चाहिए कि वो सारी जिंदगी एक बैसाखी लेके चलता रहे, कहीं भी जाए हर समय इस फियर में जिंदा रहे कि जरा सा भी मैं इधर कुछ करूंगा तो मेरे को। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं ऐसी चीज। आरती मेरी शक्ल देख रही, तो उसने बोला डॉक्टर को कि वो बहुत अच्छा जानकार बंदा था, बहुत फ्रेंडली डॉक्टर था वो, ऐसा नहीं था कि कोई उसके तौर पे है। बट जो मेडिकल सिस्टम जो चीज कहता है वो अलग बात है, कि हम क्या करते हैं वो हमारा डिसीजन है। अब वो पैनिक फियर, मुझे भी प्रॉब्लम हुई अपने डिसीजन के तौर पे। फिर खैर कुछ दिन इस तरीके से निकले, तो पता चल गया था वो चने की दाल और ये 2-4 चीजों से उसको एलर्जी है। तो फिर मैंने जो है किसी को बोला, तो उसने कहा यार देख, एक मैंने सुना है कि होम्योपैथी में एक डॉक्टर कैस्ट्रो है चंडीगढ़ में, इज अ फिनोमिनल डॉक्टर, और प्रेसिडेंट का वो पैनल में है डॉक्टर, तो ये एक बहुत स्ट्रांग बंदा है। सो व्हाट आई सजेस्ट कि तू उनके पास जा और एक दफा डिस्कस करके देख ले। हम आ गए, उन्होंने बोला "हाँ, ये आराम से ट्रीट हो जाएगा, लेकिन आपको 1 साल तक दवाई खानी पड़ेगी। मैं दवाई आपको दे दूंगा। मैंने ये कभी पलट के ये भी नहीं पूछा जी आप कौन कौन सी दवाइयाँ दे रहे हो, बिकॉज होम्योपैथी वाले डॉक्टर अपनी दवाइयों का कॉम्बिनेशन नहीं बताते। तो खैर उन्होंने दवाई दी, और वो दिन है और आज का दिन मेरे बेटे को कभी प्रॉब्लम नहीं पड़ा। अब अगर मैं उस टाइम पर कमजोर पड़ जाता तो मेरे को आज कितनी प्रॉब्लम होती मैं सोच भी नहीं सकता। तो हमारे को हर स्थिति में ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो कि हमारे को मेडिसिन फ्री बनाए, क्योंकि अगर मेडिसिन फ्री नहीं होंगे
तो फिर सीरियस प्रॉब्लम है। तो मेडिसिन फ्री होने के लिए हमें नॉलेज की जरूरत पड़ती है, और कौन कौन सी मोडालिटीज है जिनको हम देखकर समझकर जो है उसको कैसे कर सकते हैं, तो वो पार्ट हो गया उस टाइम पर। मतलब ये तो बेटे के टाइम पे मैंने डिसीजन लिया। फिर उसके बाद जब मेरा टाइम आया तब मुझे जो है वो फर्स्ट एड के तौर पे नहीं मिला, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया सॉल्यूशन। तो मैंने उसे जितनी भी जगह कर कर देखा। मेरे फादर को ऑलमोस्ट 12-14 पैरालिसिस स्ट्रोक हुए थे, 2005 से लेकर और 2004 से लेकर और बाद तक। 2021 में वो गए थे, बट लास्ट 4-5 years आरती वाज मैनेजिंग इट थ्रू द हीलिंग पार्ट। तो मैंने भी मतलब वो अभय मुद्रा उनको बताई, उन्होंने भी उसको करना शुरू करा, तो उनको बहुत आराम हुआ। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया जो एस्पेक्ट ऑफ डिजीज वाला है। एस्पेक्ट ऑफ डिजीज को आप अपनी नॉलेज और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से कर सकते हैं। अब मेन पार्ट क्या आता है कि मेरे पास मेरे गुरुजी थे जिनका एज 100 साल का था। तो वो 100 साल की आयु में गए, तो 30-40 साल से हम लोग कनेक्टेड थे। तो उन 40 साल में उन्होंने अपने जीवन की जो भी समरीज थी वो शेयर करते जाते थे, तो हमारे को नॉलेज इनपुट मिलता था। अब क्या है, पहले जॉइंट फैमिलीज थी, फिर फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई, फिर वो फार फ्रॉम दी सोसाइटी भी हो गए। ऐसी सिचुएशन में नॉलेज इम्पार्ट कौन करेगा? सो विद दैट ऑब्जेक्टिव मैंने ये पूरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करना शुरू करा कि भाई एक हमारी लॉस साइंस है, और वो लॉस साइंस हमें डिजीज फ्री बनाती है। तो उस डिजीज फ्री डोमेन को अटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब अगर सारी नॉलेज मेरे पास होगी, मैं मर गया, तो वो नॉलेज क्या होगी? जैसे मेरे गुरुजी चले गए, उनके पास में बहुत सारी नॉलेज थी। मैं सोचता ही रह गया कि इनके लिए एक पूरा वो वीडियो रिकॉर्डिंग सेक्शन बना दूं ताकि जो है ये अपनी बातें बोलते रहे और उसके तौर पे, बट वो नहीं हो पाया। तो अब मैं जब जरा सा भी वो हुआ, स्टेबल हुआ, तो स्टेबल क्या मतलब, मेरे गुरुजी 15 मई 2019 को गए। तब उसके बाद मुझे बहुत डीपली उनकी नीड फील हुई। तो और मेरे को हर समय डर लगता था, डर मतलब कि मेरा मेरा वेट 2018 में 87-89 kg था। और जैसे ही मेरे गुरुजी गए तो 2019 में जब मैंने अपना वेट चेक करा तो वो 65 हो गया था, कॉन्स्टेंटली घटता जा रहा था। तब फिर मैंने एक दिन जब बहुत ज्यादा डरा हुआ था तो मैंने आरती को बोला, यार मेरी हीलिंग करो, अब 65 से भी कम वेट हो जाएगा तो क्या करूंगा। वो हीलिंग करी तो मैं ठीक हो गया। बट वो जो जितना फियर साइकोसिस था मेरा, वो उस टाइम पर जब मैंने उसको देखा तो मुझे एक ही चीज रियलाइज हुई कि मैं गैप को फील कर रहा हूँ। और वो गैप मेरे वो गुरुजी का जाना जो है, मैं अटैच भी बहुत ज्यादा था मैं उनसे। तो मेरे गुरुजी का जाना जो है वो मेरे को एक बहुत पेनफुल तरीके से परेशान कर रहा था। तो मैंने उस गैप को फिल करने के लिए फिर उनके नाम से एक ट्रस्ट बनाया, और फिर उस ट्रस्ट में हमने लॉस साइंस और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज करी। सो ऑल दैट टुक प्लेस। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है और हमारे बाद की जो जनरेशन जो है, उसके लिए नॉलेज गैप जो है उसको फिल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप मेडिसिन की जर्नी देखो, आप मेडिसिन की जर्नी जो है, अगर हम पिछले 100 साल के हिसाब से लेकर चलते हैं, तो पहला फेज जो था उसमें बीमारी आई थी चेचक और वो वाली प्लेग की। तो 100 साल पहले का प्रोसेस था, उसमें लोग ताबड़तोड़ मर रहे थे कोविड के जैसे ही। कोविड में कम्युनिकेशन थे तो तुरंत पूरी दुनिया को पता चल गया, दुनिया ने प्रोएक्टिव एक्शन ले लिए। उस टाइम पर कम्युनिकेशन वो नहीं थे तो लोग मरते ही गए, जहां जहां वो इन्फेक्शन फैलता गया। तो ये एक पार्ट था जो उस जर्नी का था। फिर उसके बाद धीरे धीरे बीमारी आई, जैसे कोढ़ जो है, जो बीमारी आई, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुष्ठ आश्रम बनाए। तो पता चला कि गवर्नमेंट के प्रोसेस में कोई मेडिसिनल आउटब्रेक हुआ, जो जो उसकी चपेट में आते गए उन सबको वो वाले प्रॉब्लम हुए। सो आई रियलाइज कि ये एक पार्ट है। जब और फिर उसके बाद धीरे धीरे हर वो चीज जो कि आयुर्वेद होम्योपैथी से रिजॉल्व होती थी वो सामने नहीं आती थी, सिर्फ एलोपैथिक सॉल्यूशन सामने आते थे। तो सडनली द एलोपैथी बिकम वेरी वेरी पावरफुल। लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो रहे थे, प्रॉब्लम चेंज हो रही थी, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो एलोपैथी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था। सो वहां से वो जर्नी चलनी शुरू हुई। बट जब कोविड आया
और पूरी दुनिया में 3 करोड़ से लोग ज्यादा लोग मर गए, मतलब 8 करोड़ हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन है, तो 8 करोड़ के हिसाब से पूरी दुनिया में कम से कम 3 करोड़ लोग मर गए। यूएस ने ही अपनी फिगर्स चेंज करी, चाइना में ही अकेले 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए। कोई इंफॉर्मेशन उसके तो जो डिजीज आउटब्रेक था वो हुआ। हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या थी कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे, हॉस्पिटल्स थे, उन सब की अवेलेबिलिटी नहीं थी, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। लेकिन हिंदुस्तान में उसका ट्रेडिशनल विजडम था। एज अ रिजल्ट अमेरिका, इटली, जर्मनी, इन सब देशों के अंदर जो लोग मरे वो रेशो प्रोपोर्शन में इंडिया से 100 गुना ज्यादा थे। अगर इंडिया के अंदर 10 लाख लोग मरे तो अमेरिका में 10 लाख लोग मरे। अब 140 करोड़ में 10 लाख लोगों का मरना और 32 करोड़ में 10 लाख लोगों का मरना, वो भी वो जगह जहां पर वैक्सीन पहले से थी, मेडिसिन पहले से थी, हॉस्पिटल पहले से थे, बेड पहले से थे, कोई चीज ऐसी नहीं थी जो ना हो। हिंदुस्तान में तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइट कर रहे थे, जो कि गवर्नमेंट ने अपने टाइम के हिसाब से परफेक्टली प्रोवाइड भी कर दिया। भाई आउटब्रेक वाज सडन, हमें पहले आउटब्रेक के टाइम पर तो पता भी नहीं था कि ये आउटब्रेक इतना सीवियर भी होगा। सेकंड जब आउटब्रेक हुआ 2021 में, तब वो पता चला उसकी सीवियरिटी के तौर पे। सो देन आई रियलाइज कि ये पूरा प्रोसेस जो है इसमें एलोपैथी, अच्छा, दिल्ली के अंदर 10,000 से ऊपर डॉक्टर्स और जो हेल्थ वर्कर्स थे वो उनकी डेथ हुई, अकेले दिल्ली के अंदर 10,000 डॉक्टर्स का गैप। मतलब वो एक बहुत बड़ा एरिया था, क्योंकि आपका पूरा मार्केट में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। डॉक्टर्स अगर मर रहे हैं इसका क्लियर कट मतलब है कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये बीमारी क्या है। देन आई रियलाइज्ड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये चल क्या रही है। आपने एक प्रोसेस तो शुरू कर दिया, उस पे आप ग्लोबल लीडर्स भी बन गए, बट वो नॉलेज गैप जो था आपने उसको वैल्यू ही नहीं करा। एज अ रिजल्ट जब हर आदमी को आपने एक बिलीफ पैटर्न दे दिया कि ये गोली खाओगे ठीक हो जाओगे, पर ठीक तो कोई हुआ ही नहीं। डायबिटीज आज तक कोई व्यक्ति एलोपैथिक गोली खाने से ठीक नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर कोई व्यक्ति गोली खाने से ठीक नहीं हुआ। हमने पूछा भाई ठीक तो हो नहीं रहे, सारी जिंदगी ने गोली खानी है। बोले यही होता है, हम तो डिजीज मैनेज करते हैं, हम कोई सॉल्व थोड़ी करते, बीमारी क्योर करना हम कहते भी नहीं। और जो क्योर कहेगा हम उसको पनिश करेंगे। अब मान लीजिए मैं कह दूं कि मुझे क्योर पता है, तो मैं अच्छा पहले प्रूव करो। अब प्रूव कैसे होगा कि वो है, ह्यूमन ट्रायल्स नहीं हो सकते। सो देन आई रियलाइज्ड कि पूरा सिस्टम, लॉ, सब कुछ चेंज हो गया, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तब मैंने पहली बार कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में पूरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे गैप एरिया पता चला कि गैप एरिया ये है कि पेशेंट को टच नहीं करना, उसको कुछ खाने को नहीं देना, उसको कोई एक्सरसाइज नहीं बताना, और जो कुछ भी आप करोगे उसके लिए किसी ना किसी काउंसिल से आपको जो है अटैच होना चाहिए। तो मुझे पता चला कि ये पूरे प्रोसेस में मंत्र चिकित्सा एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने तुरंत डिस्टेंस हीलिंग पढ़ा, डिस्टेंस हीलिंग के सारे प्रोटोकॉल समझे, जो काम के नहीं थे उनको छोड़ता गया, और मैंने और आरती ने ये पूरे प्रोसेस में केवल डिस्टेंस हीलिंग पर काम करा। अब मैं क्या उठा रहा हूँ, मंत्र उठा रहा हूँ। उन्होंने मंत्र को अपने सिस्टम में डिफाइन ही नहीं कर रखा, वो मंत्र को साउंड कहते हैं। मैंने हीलिंग में चैंटिंग ही नहीं करी। तो सोचिए आप, मेरे पास कॉन्स्ट्रेंट कितने सारे थे, पर मैंने हर कॉन्स्ट्रेंट को छोड़ता चला गया। मैंने कहा आप जो बोलोगे वो मैं करके दिखाता हूँ। मुझे किसी भी सिचुएशन में ऐसी किसी प्रक्रिया को जिसको आप रोक रहे हो उसको टच ही नहीं करना। अगर ईश्वर है तो वो अपने आप को प्रूव करेगा। अगर वो ईश्वर इस मंत्र से जुड़ा हुआ है तो वो मंत्र ही अपना वैसे ही काम करेगा जैसे ईश्वर कर रहा है। एंड दस आई हैड द मॉडल। तो अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को इस आधार पर देखना कि आपको ईश्वर ने बनाया है, और वो कभी कोई चीज इम्परफेक्ट नहीं बनाता, प्रत्येक के अंदर वो परफेक्शन होता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट।
अगर आप मछली को पेड़ पे चढ़ने वाले प्रोसेस पे डालोगे, सो इट विल बी अ फेलियर। उसको अपना एनवायरनमेंट और अपनी स्ट्रेंथ से उस एनवायरनमेंट का कनेक्शन को देखना पड़ेगा। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? तो स्ट्रेंथ का इवैल्यूएशन इसलिए बड़ा जरूरी है। हो सकता है आप किसी ऐसे ग्राउंड पर हो जब आप अपने एनवायरनमेंट को सही तरह से इवैल्यूएट ही नहीं कर पा रहे, तो इट हैज टू बी अ 360 डिग्री इवैल्यूएशन। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ देखिए, नहीं समझ में आती दूसरे की स्ट्रेंथ देखिए, नहीं समझ में आती अपनी वीकनेस देखिए, फिर वीकनेस की वैलिडिटी देखिए। मेरे को बीच में, अब मैं इसको एग्जांपल देकर भी बताता हूँ, मेरे को बीच में क्या हुआ, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। तो पता चला कि मेरा एस्थमा की वजह से मेरा जो ये साइनोसाइटिस वाला जो एरिया जो था, इसमें साइनस फ्लूइड बहुत ज्यादा भर गया है। तो उसने मुझे बोला कि आपकी ये सर्जरी करनी पड़ेगी, नाक का मांस बढ़ा हुआ है। आई सेड ओके। फिर वो मैं अपना दौड़ते भागते गुरुजी के पास पहुंच गया। उन्होंने वो अभय मुद्रा बताई, बोले थोड़े दिन करता रहे, रेगुलर ठीक हो जाएगा। जब ये सब चल रहा था, मैं अपना ऐसी वॉक कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि लाइफ कैसे चलेगी अगर ये कॉन्स्ट्रेंट्स के तौर पर है। आई नेवर रियलाइज्ड, उन दिनों आरती ने फिंगरप्रिंट एनालिसिस के बारे में पढ़ना शुरू करा था। तो उसने मुझे बोला कि गौरव, जो हमारी जो हम जब राइट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं तो उससे हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं तो राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो मैंने एकदम से अपनी सांस चेक करी, तो बिकॉज ऑफ कफ जो है, मेरा राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक्ड था। मैं सॉरी, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक्ड था बिल्कुल। मैं राइट नॉस्ट्रल से सांस ले रहा था, एंड इट हैपेंड फॉर अराउंड 4 years ऑफ टाइम। अब क्या हुआ, मैं राइट नॉस्ट्रल से सांस नहीं लेता था, मैं लेफ्ट नॉस्ट्रल से नॉर्मली सांस लेता था, तो मुझे वो बीमारी परेशान कर रही थी। ये मुझे बाद में पता चला कि ये राइट नॉस्ट्रल और लेफ्ट ब्रेन और लेफ्ट नॉस्ट्रल और राइट ब्रेन, इस तरह से कोई कनेक्शन होता है। तो जब मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक हुआ और मैं लगातार 4 साल तक राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करने लगा, तो मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो गया। लेफ्ट ब्रेन इज मेंट फॉर एनालिसिस, क्वेश्चनिंग। सो ऑल दैट पार्ट गॉट एक्टिवेटेड, और उसकी वजह से मैं ये सारा काम जो आज आप देख रहे हैं, इसमें जो थिंकिंग प्रोसेस था वो उस टाइम पर हुआ था। बाद में तो सिर्फ मैं नॉलेज स्ट्रक्चरिंग कर रहा था। एक दिन मैं अपने घर के बाहर वॉक कर रहा था, करते करते मुझे एक बड़ी गंदी सी छींक आई, बहुत ही इंटेंस। और वो छींक के बाद मेरी नाक से जो है वो पानी गिरने लगा, और वो पानी खून के रंग का था। तो पहला तो ये कि अरे नाक से खून गिर रहा है तो कोई नक्सीर फूट गई है, क्या हुआ। मैं उसको ऑब्जर्व ही करता रहा, और सडनली जब वो पूरा नाक से पानी निकल गया, पहले मैंने डर के मारे सांस भी रोक के रहा, फिर मैंने छींकने के बाद जोर से नाक को जैसे सांस गहरी गहरी छोड़ते हैं वैसे करके देखा, तो वो सारा का सारा वो ब्लड निकल गया, और डर्टी टाइप का ब्लड कलर था। एंड मेरा दोनों नाक से सांस चल रहा था प्रॉपरली। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा, मैंने इस कफ को खराब सोचा कि ये खराब है, मुझे खराब कर रहा है, मेरे अप्रोच को परेशान कर रहा है, मैं उसके लिए एंटीबायोटिक्स खा रहा हूँ। वहीं मेरी बॉडी के अंदर जो क्रिएटर था, उसने देखा कि इसे आने वाले टाइम में एनालिटिकल ब्रेन की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति है। तो उसने मेरे राइट ब्रेन की बजाय यूजिंग वात पित्त एंड कफ मेरे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट कर दिया। ये चीजें आपको डिवाइन सरेंडर से पता चलती हैं। अगर आप हर स्टेप पे मेडिसिन लेंगे, तो वो आपको उस डिवाइन क्रिएटर के इन्फ्लुएंस को ही खत्म नहीं होने देगा। दूसरी बात, बुखार जो है वो इफेक्ट है या कॉज है? इफेक्ट है। इफेक्ट है। और आप दवाई अगर बुखार को कम करने की खा रहे हैं, तो आप कॉज को टच नहीं कर रहे, इफेक्ट को टच कर रहे हैं। कॉज को टच करेंगे तो डिजीज अपने आप डिसअपियर हो जाएगी। तो मैंने जब इस प्रक्रिया को देखा, तो देन आई रियलाइज कि हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो इफेक्ट को मैनेज कर रहा है, कॉज को मैनेज नहीं कर रहा। कॉज ऑफ फीवर इज इन्फेक्शन।
हाउ टू मैनेज इन्फेक्शन, और क्या बुखार शरीर की नेचुरल प्रक्रिया है कि जब कभी शरीर के अंदर इन्फेक्शन आता है तो वो कुछ समय अपने बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और नेचुरली वो इन्फेक्शन उस टाइम 1 डिग्री 2 डिग्री का जो राइज होता है उसमें वो इन्फेक्शन सबसाइड कर जाता है। तो शरीर के अंदर भी एक इंटेलिजेंट प्रोसेस है, हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो फिर मैंने आयुर्वेद पढ़ना शुरू करा, मेरे गुरुजी कहते भी थे, तो मैंने माधव निदान करके एक बुक थी उसको पढ़ा। तो उसमें उस किताब के अंदर जो है डिजीज का सीक्वेंस दे रखा था। डिजीज का सीक्वेंस मतलब सबसे पहले ये बीमारी होगी, ये बीमारी अगर नहीं कंट्रोल करी तो ये वाली होगी, ये वाली नहीं करी तो ये वाली होगी, ऐसे करके डिजीज का सीक्वेंस दे रखा था। और पूरी बुक जो है वो इसी स्ट्रक्चरिंग पे काम कर रही थी। अब दैट वाज अ बिग इनसाइट, क्योंकि मुझे पता चलने लगा कि मुझे अगर बीमारी को कंट्रोल करना है तो मैं बीमारी को कंट्रोल कर लूं, नहीं करूंगा तो वो आगे बीमारियों को जनरेट करेगा। तो मैंने उस प्रोसेस को पढ़ना शुरू करा, तो उसमें कहाँ कौन सी दवाई, क्या क्या चीज, कितने तरीके के एस्पेक्ट से, वो सारे के सारे पढ़े। तो एकदम से मुझे क्वेश्चन आया कि भाई ये तुलसी का पौधा है, इसके पत्तों का रस उबाल कर पीने से या इसको खाने से मेरी तबीयत में आराम आता है, ये हेल्थ को रिजुविनेट करता है। बट ये पहले व्यक्ति को कैसे पता चला कि ये तुलसी का पत्ता है? एंड द क्वेस्ट स्टार्टेड। पहला व्यक्ति जो है उसको कैसे पता चला कि ये चीज ठीक करती है? अब ये तो नहीं है कि हमारे यहाँ जो हमारे पूर्वज थे वो जानवर थे कि वो जो है पत्ते ही खाते रहते थे सड़क पे चलते हुए, अच्छा इसको भी खा लूं, इसको खाने से मैं बीमार पड़ गया, इसको खाने से मैं ठीक हो गया। सो देर आई गॉट द क्वेश्चंस एंड देर आई गॉट माय आंसर कि ये पूरा सिस्टम जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा है वो एक्सपेरिमेंटेशन पे नहीं चला, वो नॉलेज सेंट्रिक था। नॉलेज कैसे आ रही थी ये वाले पार्ट को नहीं पता। तो मैंने कहा कोई ना कोई सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जो स्टैंडर्डाइज्ड होगा, तो वो स्टैंडर्डाइज सब्जेक्ट जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन थी वो था दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। अब दैव व्यपाश्रय चिकित्सा जो है उसमें दैव जो था वो आत्मा था, उसको किसी ने देवता, किसी ने भगवान, किसी ने कुछ ना कुछ बना दिया, बट वो आत्मा था। तो आत्मा का व्यप, दैव मतलब आत्मा, व्यप मतलब व्यवहार, और आश्रय मतलब टेकिंग रेफ्यूज। सो टेकिंग रेफ्यूज ऑफ योर सोल एंड इंटरेक्टिंग विद इट। इसको आप ऐसे मानो कि किसी एक जगह पर आप बिल्कुल अकेले पड़ गए, क्या करूं क्या नहीं करूं नहीं समझ में आ रहा। तब आपका ध्यान जाता है कि आपके अंदर एक आवाज है और वो आपको गाइड करती है। जो आपको गाइड करती है वही कोर है। तो पहले व्यक्ति को कैसे पता चला? दैव व्यपाश्रय, दैव का किसी ने मतलब अर्थ का अनर्थ कर दिया और दैव व्यपाश्रय आत्मा के बजाय बाकी चीजों में ले गए। तो वहां पर वो सब्जेक्ट तो था, लेकिन उस सब्जेक्ट को कोई पढ़ने वाला नहीं था। पूरी आयुर्वेद फ्रेटर्निटी ये जानती है कि दैव व्यपाश्रय एक सब्जेक्ट है, बट उसमें देव की डेफिनेशन आत्मा है ये उनको नहीं पता। ये पहला सोर्स कोड है वो उनको नहीं पता, कि यहां से कहानी शुरू हुई ये उनको नहीं पता, और ना ही वो उनका पर्सपेक्टिव था पढ़ने का। पर मेरा तो एनालिटिकल ब्रेन जाग चुका था, तो मैं तो, मेरे पास क्वेश्चंस थे और अपने आप ही नेचर वो सारे क्वेश्चंस का आंसर देती जा रही थी। बिकॉज मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, फिर भी मुझे इतनी सारी चीजें कैसे पता चलती हैं? बिकॉज आई एम टेकिंग रेफ्यूज ऑफ माई सोल। तो क्या ये जेनरिक प्रोसेस है? तो मैं हर बंदे को इस पे कनेक्ट करना शुरू हो गया। जिस जिस बंदे ने उसमें उस प्रोसेस से कनेक्ट हुआ उसको सिर्फ मैंने एक ही चीज बोली, दैट आपको श्रीम लिखना है। और जब आप लगातार श्रीम लिखोगे तो आप अपने अंदर की आवाज से कनेक्ट हो जाओगे, और जब आप अपने अंदर की आवाज से कनेक्ट हो जाओगे तो ये टोटल सिस्टम ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। सो इफ एवरीबडी इज टेकिंग द इनर कॉन्शियस इनटू रोल प्ले और वो उसी की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करे, तो आप बीमारी से बच जाएंगे। आप कोई भी मार्केटिंग एफर्ट, मतलब आपको आज आप बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्यों कोई आपको कह रहा है कि आप कोक पियो, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ। तो जो नेचुरल फूड है आप उसको नहीं खा रहे और जो अननेचुरल है उसको खा रहे हो तो बीमारी आएगी।
अब जब बीमारी आई तो उसको सबने कह दिया भाई ये तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कैसे हो गया? कोक पेप्सी मैं थोड़ी लेकर आया। पर अगर वो शुगर कंटेंट पूरी दुनिया में 35 करोड़ लोग केवल भारत के अंदर प्री डायबिटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। 8% ग्लोबल पॉपुलेशन है जो कि इसमें आती है, प्री डायबिटिक्स की कैटेगरी में आती है। और जो प्री डायबिटिक की कैटेगरी में है, उसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां पॉसिबिलिटी है। सो लाइफस्टाइल मेरा किसने चेंज करा? एमएनसीज ने। बीमार मैं किसकी वजह से हुआ? उनकी वजह से। तो मैं ही तो अपने आप को ठीक करूंगा ना, मैं उनके भरोसे तो नहीं बैठ सकता। सो आई कैन नॉट टेक रेफ्यूज ऑफ देम, आई हैव टू टेक रेफ्यूज ऑफ दिस सिस्टम विच इज इनसाइड मी, और वही मुझे क्योर करेगा। और फिर मैंने कहा कि मैं अगर अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा तो मैं दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है दूसरा ठीक हो जाए, तीसरा ठीक हो जाए, उसकी वजह से मुझे वो। तो जितने भी लोगों को मैंने अटेम्प्ट करा वो ठीक होते चले गए। देन आई रियलाइज कि ये प्रोसेस जो है ये काम तो कर रहा है और फिनोमिनली काम कर रहा है। तो मेरी रिसर्च इस तरीके से शुरू हुई। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट एज टुडेज डिस्कशन पार्ट इज, आपको जो है इसी तरीके से अपने इंट्रोस्पेक्शन से कनेक्ट होना है। जब आप अपने इंट्रोस्पेक्शन से कनेक्ट होगे तब आप अपने अंदर चेंजेस देखते जाएंगे, और जब आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे तो वो चेंज आएगा। और अपने अंदर चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहला पार्ट, अपना स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। सेल्फ लव तो बात की कहानी है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बेस्ट परफॉर्म्ड एक्शन। मैंने आज तक कौन कौन से काम जितनी बार भी करे वो परफेक्ट करे। जो नहीं कर पाए उसको छोड़ दीजिए। ये मेरे हस्बैंड है, इसने आज तक कौन कौन से काम ऐसे करे जो परफेक्ट करे। जितनी बार करता गया हर बार उसका रिजल्ट 100% प्लस था। ये मेरा बेटा है, इसके ऐसे करके हर चीज को आइडेंटिफाई करिए। फिर उसके इम्पैक्ट को जस्टिफाई करिए कि ये इसका इम्पैक्ट सही है गलत है। मतलब कोशिश ये करिए कि जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो एक वो टर्म होता है ना, एक वो टर्म होता है ना जिसमें वो क्या कहते हैं उसको, एक सेकंड गूगल पे check। उसको कहते हैं फ्लैजिलेशन। फ्लैजिलेशन का मतलब होता है अपने आप को चाबुक मारना। तो जब चाबुक मतलब क्या सर? विप, विप, ओके। हम्म। तो जब हमें स्ट्रेंथ एनालाइज करनी है और अपनी वीकनेसेस ऑब्जर्व करनी है, उन सारी सिचुएशन में अपनी कमियां तो देखनी है, पर ऐसा नहीं करना है कि जैसे आप अपने आप को ही चाबुक मार रहे हो। हर परेशानी को आप अपने सोर्स में ही लेकर चल रहे हो कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति हूँ, वो नहीं सोचना है। सिर्फ सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना है और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे करके राइट फ्रॉम द टाइम यू आर कॉन्शियस अबाउट, अपना लिस्ट प्रिपेयर करिए। जो भी चीजें आपको लगती हैं उसकी अपनी लिस्ट प्रिपेयर करिए, हस्बैंड की करिए, बेटी की करिए, ऐसे करके वो पूरे प्रोसेस को करिए। जब आप इस प्रोसेस को कर लेंगे तब आपका और जब जब आपको एनालिसिस करने में दिक्कत हो तो लेफ्ट नॉस्ट्रल राइट नॉस्ट्रल के तौर पे चेक कर लिया कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से अगर सांस चल रही है तो उस टाइम पर एनालिटिकल वर्क नहीं करना। राइट नॉस्ट्रल से जब सांस चल रही है तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड है। जिस समय राइट नॉस्ट्रल चल रहा है उस समय एनालिटिकल वर्क करना है। ठीक है।
तो आपका जो एनालिसिस होगा वो बहुत कंप्लीट होगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी किसी भी तरीके का। इसको जितना अच्छी तरह से टाइम देंगे उतना अपने आसपास चेंजेस को आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं इस एक एक्सरसाइज की वजह से ही हूं। मैंने और कोई चीज आज तक मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ ये चीज व्हाट इज माय बेस्ट परफॉर्म्ड एक्शन, व्हाट इज माय बेस्ट परफॉर्म्ड एक्शन। मैं इसी थॉट पर ही काम करता गया। और मैं जो चीजों को सोच रहा था ये मेरी स्ट्रेंथ है, एक्चुअली वो मेरी स्ट्रेंथ थी ही नहीं। जब मैं एक्चुअल उस डिबेट में, मतलब वो डिबेट इतनी गहरी हो गई कि मैं अपने अंदर ही अंदर हर समय मेरे वही चिंतन चलता रहता था, तब मुझे वो पता चला कि व्हाट इज माय बेस्ट परफॉर्म्ड एक्शन। तो ऐसा मतलब आप बुक्स पढ़ेंगी, गूगल करेंगी, चीजों को देखेंगी, एक्शंस को ऑब्जर्व करेंगी, वो सारा पार्ट होगा। लेकिन वो सारे पार्ट के साथ उसका जो रिजल्ट है वो सब लिस्ट बनने के बाद में निकलेगा, पहले दिन नहीं निकलेगा। क्योंकि जब आपको पहले तो मतलब चार स्टेज होती है। सबसे पहला स्टेज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, आपको ये पता ही नहीं है कि आप क्या नहीं जानते। ठीक, अब पता ही नहीं है तो क्या उसका वो करेंगे। तो सबसे पहले ये पता चले कि मैं मेरी अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस क्या है, तो वो नेक्स्ट स्टेज अटेन करती है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की। मुझे पता चल गया कि मेरी इनकॉम्पिटेंस कहाँ पर है, फिर आप उसको सीखते हो, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। उसके बाद जो स्टेज अटेन होती है वो होती है कौन अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या क्या आता है। तो जब मैं अपनी सोल सीट से कनेक्ट होऊंगा और अपनी इनर वॉइस को फॉलो करूंगा, लगातार श्रीम लिखूंगा, अपने बेसिक एस्पेक्ट्स को समझूंगा, देन आई विल बी बेटर एबल टू कनेक्ट विद माई ओन सेल्फ। और जब मैं अपने आप से कनेक्ट हो जाऊंगा तो मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं लगेगा। बुरा लगेगा फॉर मोमेंट्स, तुरंत ही मैं उसका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस करूंगा, अपनी लाइफ का इम्पैक्ट देखूंगा। अच्छा, इसकी ये वाली वीकनेस ने मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव पार्ट लाया, तो जैसे ही मुझे वो मेरी लाइफ का पॉजिटिव पार्ट दिखेगा मैं तुरंत उसको ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड को अटेन कर लूंगा, क्यों? क्योंकि उसके गलत काम से मेरे लाइफ में ये अच्छा हुआ। कंस के एक गलत काम से मेरी लाइफ में कृष्ण आए, रावण के एक गलत काम से मेरी लाइफ में राम आए। तो जब आप हर नेगेटिव एलिमेंट से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपनी लाइफ के कंट्रीब्यूशन के तौर पे गिनेंगे, तब आप लाइफ का परसेप्शन चेंज करेंगे। शनि, मंगल, राहु, केतु ये कोई भी खराब नहीं होते। वात, पित्त, कफ ये दोष हैं, कोई खराब नहीं होता। ये मेरी लाइफ को बैलेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। द मोमेंट यू विल स्टार्ट अटेनिंग दिस थॉट प्रोसेस अगेन एंड अगेन, तब इनर डायलॉग ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। मैं मेरी बात समझा पाया? तो इसलिए इस प्रोसेस पे काम करिए। और एक मैंने वो शीट शेयर करी थी, 21 शीट्स, वो देखा था आपने? उनके 4 सेट के प्रिंट आउट निकाल के गोल्डन शीट के ऊपर उसके कलर्ड प्रिंट आउट्स लीजिएगा, और फिर वो घर में कौन सी डायरेक्शन में लगाने हैं वो मैं बता दूंगा। तब आप जो है उसको लगाते जाएंगे और आप देखेंगे घर का एनर्जी कितना फास्ट चेंज होके पॉजिटिव एनर्जीज डेवलप हो जाएंगी। 21 शीट्स सर। वो 21 शीट्स का एक पीडीएफ है ना, वो ऑलरेडी हाँ, साइज वाइज सब कुछ मैंने कर रखा है। तो बस उसके जो है गोल्डन कलर की शीट के ऊपर प्रिंट आउट्स लेने हैं। गोल्डन। ओके, आई चेक सर, है क्या उनके पास? ठीक है। ओके। अब वो होंगे, सबके पास ही होते हैं, मतलब दैट्स अच्छा। वो मतलब थोड़ा महंगा होता है। नॉर्मल शीट हम्म। 3 रुपए की होती है तो वो 5 या 8 रुपए की होती है, बस इतना ही फर्क होता है। बट ओके। हमने कोई परमानेंट तो यूज करना नहीं है, हमारी तो शीट जो है एक जगह दीवार पे चिपक जाएगी, उस पर रोज हमने कुछ लिखना और वो सब तो करना ही नहीं है। बट हम्म। उसको लगाने से जो चेंजेस होंगे घर की एनर्जी के वो फिनोमिनल हम्म। होंगे। ओके, और वो A4 साइज शीट जो नॉर्मल, ए वैसा फोर वाला? साइज, ए4। ओके। ठीक है जी। यस राइट सर। जी, चलिए आज यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। हैप्पी जन्म